चलो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आ जाए। अच्छा, आ गई वो भी। काफी जल्दी आ गई ना। हम्म। बाय लेना। बहुत जल्दी आ गई। ओके। सो कॉन्ट्रेक्टर का क्या बताए? कॉन्ट्रेक्टर इज ए, बताओ व्हाट इज कॉन्ट्रेक्टर? बस। बस इतना। सही है। हाँ, एग्जैक्टली। Contactor is a device or electrical switch that can make or break more than two circuits at a time, and all the circuits are electrically isolated from each other. ये important line है। All the circuits are electrically isolated from each other. दूसरा बात, coil। कॉन्टेक्टर में क्या होता है? एक कॉइल होता है, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, एक मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है। फिक्स्ड कॉन्टैक्ट मूवेबल कॉन्टैक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? आर्मेचर के साथ। मूवेबल कॉन्टैक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? आर्मेचर के साथ। आर्मेचर जो है वो अप डाउन करता है ना। आर्मेचर किस मटेरियल से बना होगा? मैग्नेटिक मटेरियल से बना होगा। तो कॉइल में जैसे ही सप्लाई जाएगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर को खींचेगी, वो कनेक्शन बन जाएगा। यही तो है कॉन्ट्रेक्टर। ठीक। कितने टाइप के कॉन्टेक्ट मिलेंगे? एनो कॉन्टेक्ट एंड एनसी कॉन्टेक्ट मिलेंगे। एनो मतलब नॉर्मली ओपन, एनसी मतलब नॉर्मली नॉर्मली क्लोज, है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन वाज रिले। तो रिले क्या होता है कि रिले और कॉन्टेक्टर में फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। रिले दो टाइप के रिले हो रहे हैं, नॉर्मली क्लासिफाई करोगे। एक तो प्लेन नॉन पोटेंशियल कॉन्टेक्ट्स। नॉन पोटेंशियल कॉन्टेक्ट्स देने के लिए हम नॉर्मल रिले यूज कर रहे हैं, जो कॉन्टेक्टर की तरह ही बिहेव करेगा। मतलब उसमें क्या है, एक कॉइल रहेगा और कॉन्टेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, जैसे हम पीएलसी के आउटपुट पे रिले कार्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रिले कार्ड लगाते हैं कि पीएलसी से जो सप्लाई वोल्टेज आएगा या फिर पीएलसी जो सप्लाई वोल्टेज हैंडल करेगी वो होगा 24 वोल्ट। पीएलसी के आउटपुट में है मेरे ट्रांजिस्टर्स। पकड़ लो, पीएलसी का आउटपुट बताया, अगर देखा होगा या फिर बताया था मैंने वीडियोस में। अगर वीडियोस देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि पीएलसी का आउटपुट तीन तरीके का होता है ना। ट्रांजिस्टर टाइप होता है, रिले आउटपुट टाइप होता है ना। तो अगर ट्रांजिस्टर टाइप है तो ट्रांजिस्टर तो आपका एसी वोल्टेज हैंडल नहीं कर पाएगा, वो 24 वोल्ट ही देगा। तो पकड़ लो, मेरा जो पीएलसी है, पीएलसी के आउटपुट में मेरा 24 वोल्ट ही है। डीसी ट्रांजिस्टर टाइप है, अंदर ट्रांजिस्टर है, ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। अब ये 24 वोल्ट है और मुझको क्या कंट्रोल करना है? 230 वोल्ट का एक कॉन्टेक्टर को हैंडल करना है। मोटर कंट्रोल है मेरा, और मोटर को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाए हैं हम लोग? कॉन्टेक्टर लगाए हैं। तो उस कॉइल में सप्लाई जाएगा, कितना जाएगा? 230 वोल्ट जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बात यहाँ पे है कि पीएलसी तो मेरा देगा 24 वोल्ट और यहाँ पे है 230 वोल्ट। तो कैसे 24 वोल्ट से मैं 230 को कंट्रोल करूं? तो क्या करेंगे हम लोग, बीच में रिले लगा देते हैं। छोटा सा माइक्रो रिले लगाओ। तो रिले का जो कोयल होगा वो कोयल होगा 24 वोल्ट का, और रिले का जो एनओएनसी कॉन्टेक्ट होंगे उसमें से मैं इसमें कनेक्ट कर सकता हूं। सो दैट जैसे ही ये 24 वोल्ट सप्लाई आएगा, इसका एनो जो है वो मेक करेगी और करंट जो है वो रिले से होके निकल जाएगी। तो मेरा मेन कॉन्टेक्टर का रिले एनर्जाइज हो जाएगा।
समझ में आ रहा है मेरी बातें? हाँ, तो ये 230 वोल्ट का रिले है, रिले नहीं कॉन्टेक्टर है, ठीक है। आपको मोटर कंट्रोल में पकड़ लो, आपका जो DOL स्टार्टर है पकड़ लो, और मैं डायरेक्टली उसको पैनल चैनल से नहीं, मैं डायरेक्टली PLC से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, या फिर पकड़ लो आपने जो सर्किट बनाया रिमोट साइट का, याद है रिमोट लोकल कराए थे ना, तो रिमोट साइट से क्या किए, PLC में कांटेक्ट आ रहा है, तो PLC में स्टार्ट कांटेक्ट कहाँ पे आएगा, रिले में आएगा। PLC जो कनेक्शन देगी कहाँ पे देगी, रिले में देगी। भाई लेना समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो जैसे ही यहाँ पे 24 वोल्ट आएगा PLC के आउटपुट पे, ये उसका रिले PLC के साथ लगा हुआ है, ये रिले, रिले कार्ड लगाए हैं हम। तो 230 वोल्ट यहाँ पे आके रुका हुआ है, तो ये एक्सटर्नल सर्किट हो गया इस PLC का, ठीक है। तो ये एक टाइप के रिले है जो ऑपरेशनल रिले बोल सकते हैं, जो ऑपरेट कर रहा है। इसका फंक्शनिंग कैसा है, सिमिलर लाइक योर कॉन्टेक्टर, लेकिन नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट है ना रिले का, शुरुआती दौर पे रिले को बोला जाता था फॉर लो वोल्टेज, कॉन्टेक्टर इज मेड फॉर हाई वोल्टेज, जैसे कॉन्टेक्टर इज मेड फॉर AC वोल्टेज। रिले छोटे छोटे रिले बनते थे और DC करंट के लिए बनाए गए थे, तो रिले हम बोलते थे लो वोल्टेज के लिए और हाई वोल्टेज के लिए कॉन्टेक्टर। बट अभी का जो दौर है उसमें आपको हाई वोल्टेज रिलेज मिलेंगे, उसको रिले बोला जाता है। अब रिले दो तरीके का, एक तो ये हो गया प्लेन सिंपल रिले, इससे क्या कर रहे हैं भाई, डायरेक्टली कॉइल में सप्लाई दे रहे हो और कॉन्टेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, NONC करा रहा है। दूसरा होता है प्रोटेक्शन रिले। क्या होता है प्रोटेक्शन? आप प्रोटेक्शन रिले में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिले आते हैं। प्रोटेक्शन रिले डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, जैसे ओवर करंट रिले हो गया, ओवर वोल्टेज रिले हो गया, थर्मल ओवरलोड रिले हो गया, ये सारे जो है DFDT रिले हो गया। तो सारे प्रोटेक्शन जो है हम लोगों का इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिले यूज करते हैं। उसको हम कॉन्टेक्टर नहीं बोलेंगे क्योंकि रिले में सेटिंग्स रहता है, इसमें कोई सेटिंग है, इसमें कोई सेटिंग नहीं है। लेकिन रिले में क्या होगा, प्रोटेक्शन रिले जो बनेगा उसमें सेटिंग रहेगा, कि करंट का सेटिंग रहेगा, टाइमिंग का सेटिंग रहेगा, कि इतना हाई करंट अगर इतने टाइम के लिए फ्लो करे तो रिले ऑपरेट हो जाए। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो रिले और कॉन्टेक्टर का बेसिक डिफरेंस यहाँ पे है। अगर वो एक प्लेन नॉर्मल रिले है, ऑपरेशनल रिले है, तो उसमें डिफरेंस नहीं है, कॉन्टेक्टर की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन अगर प्रोटेक्शन रिले है तो उसमें सेटिंग है, कॉन्टेक्टर में कोई सेटिंग है क्या, नहीं है। रिले में सेटिंग है, क्योंकि पकड़ लो आपका हायर करंट पास कर रहा है, अब हाई करंट आने से ही ट्रिप करा देंगे ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है एक स्पाइक आया हो, अगर करंट आया है और उसके साथ कितने टाइम के लिए वो करंट रिटेन करता है, वो दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसका कैलकुलेशन अलग है रिले का, इलेक्ट्रिकली बाद में बात करते हैं। रिले, रिले सेटिंग, टाइम सेटिंग, मल्टीप्लायर, ये सब पढ़े हो। तो अगर रिले है तो उसमें सेटिंग रहेगा प्रोटेक्शन रिले में, कि मुझको 5.5 एम्पियर पे सेट करना है, मुझको 15 एम्पियर 15.5 एम्पियर पे सेट करना है। तो हम सेट करते हैं अपने सर्किटरी के हिसाब से कितना करंट पास करेगा नहीं करेगा, वो होता है मेरा प्रोटेक्शन रिले। समझ में आया रिले का डिफरेंस? तो कल जो तुमसे इंटरव्यू में पूछा था कि रिले और कॉन्टेक्टर का अंतर बताओ, पूछा था ना, तो उनको यही सुनना था कि नॉर्मल जो रिले है और कॉन्टेक्टर है दोनों का फंक्शनिंग सेम है, कॉइल में करंट ऐसे ही बताओ ना। कॉन्टेक्टर के कॉइल में करंट आएगा तो NONC बनेगा, दोनों ही केस में, प्रोटेक्शन रिले हो, नॉर्मल रिले हो, कॉन्टेक्टर हो, सबका यही फंडा है। लेकिन प्रोटेक्शन रिले जो होता है उसमें सेटिंग कर सकते हैं हम लोग। सेट पॉइंट देखे हो, लैब में एक टाइमर था ना, टाइमर हमने यूज किया है लैब में,
तो उसमें भी क्या है, टाइमर का भी सेम कॉइल है एक, तो फंक्शनिंग तो सबका सेम है। टाइमर में भी क्या हो रहा है, एक कॉइल है और हमने टाइमिंग सेट किया था 3 सेकेंड, 30 सेकेंड। जैसे ही वो 3 सेकेंड ओवरलैप कर जाता है तो उसके बाद ये एनओएनसी कॉन्टेक्ट चेंज होता है, एनर्जाइज हो जाता है ना। तो टाइमर हो गया, उसमें भी सेटिंग कर सकते हैं। रिले हो गया, प्रोटेक्शन रिले हो गया, इसमें भी सेटिंग कर सकते हैं। नॉर्मल जो रिले कार्ड आता है उसमें कोई सेटिंग नहीं है, उसमें सिर्फ कॉइल है और एनओ एनसी कॉन्टेक्ट है। करंट आएगा, ये एनओ से एनसी हो जाएगा, करंट चला जाएगा, फिर से एनसी अपना एनसी बन जाएगा, एनओ एनओ रहेगा, है ना, सिमिलर लाइक कॉन्टेक्टर। तो यही बताना है। कुछ कुछ डेफिनेशंस कहीं पे मिलेंगे कि रिले इज मेड फॉर लो वोल्टेज, कॉन्टेक्टर इज मेड फॉर हाई वोल्टेज, बट आज के दौर पे वो बहुत ज्यादा सुइटेबल डेफिनेशन नहीं है मैं बोलूंगा, क्योंकि वी आर हैविंग हायर वोल्टेज रिले। आप गियर में जाओगे, स्विच गियर सेक्शन में जाओगे तो वहां पे रिलेज मिलेंगे आपको हाई वोल्टेज के। सो प्रोटेक्शन रिलेज, आज एक काम करते हैं, सबसे पहले तो प्रोटेक्शन का एक फंडा देखते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टर का तो ऑपरेशन आप लोगों को क्लियर है, डाउट है कुछ? कॉन्ट्रेक्टर का फंक्शन में कोई डाउट नहीं है। होल्डिंग सर्किट बना सकते हो, कंट्रोल सर्किट बना सकते हो, पावर सर्किट बना सकते हो, है ना, क्लियर। आप पकड़ लो, मुझको ना एक सिस्टम को प्रोटेक्शन करना है। जनरेटर प्रोटेक्शन हो सकता है, टरबाइन का हो सकता है, बॉयलर का हो सकता है, किसी भी इक्विपमेंट का हो सकता है, आपका ट्रांसमिशन लाइंस का हो सकता है, कहीं पे भी कोई एक प्रोटेक्शन है। तो अगर कोई भी फॉल्ट आता है, उस फॉल्ट को डिटेक्ट करके मेरा ये जो पूरा एंटायर सर्किट है ना वो ट्रिप करा देना है, वही तो होता है, सप्लाई कट करना है। जैसे हमारे घर में क्या लगा हुआ है, एमसीबी लगा हुआ है। क्या होता है, कभी भी हाई करंट फ्लो होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, हाई करंट फ्लो होता है, तो एमसीबी टप गिर जाता है ना, फिर उसको उठाओ, वो फिर से काम करता है। पहले के दिनों में क्या लगाते थे हम लोग, कटआउट लगाते थे या फिर फ्यूज लगाते थे। कटआउट तो अभी भी लगता है, वो सिरामिक का आता है जिसमें हम तार रीवायरेबल की तार कनेक्ट करके हम लगाते हैं सिरामिक का, और वायर जल जाता है, फिर से हमको वायर लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं रीवायरेबल फ्यूज या फिर कटआउट, रीवायरेबल। और ये फिर फ्यूज, ग्लास के अंदर ग्लास फ्यूज देखे हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे प्रोजेक्ट वगैरह में हमने यूज किया है, तो उसको बोला जाता है ग्लास फ्यूज। तो रेटिंग के हिसाब से आता है, 0.1 एम्पियर से लेके 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर का ग्लास फ्यूज मिलेगा आपको, लो रेटिंग में मिलेगा। हायर रेटिंग में जाओगे तो फ्यूज आज के डेट पे काफी ऑब्सोल्यूट हो चुका है। कौन सा फ्यूज यूज होगा हाई रेटिंग पे, एचआरसी फ्यूज यूज होगा, वो ग्लास फ्यूज यूज नहीं करेंगे वहां पे। क्या यूज करेंगे, एचआरसी, हाई वोल्टेज हाई करंट, इतना मोटा मोटा फ्यूज होगा वो, ठीक है। तो वो रीवायरेबल यूज नहीं करेंगे, उसको फिर से कनेक्ट नहीं करेंगे, एक बार उड़ गया तो उड़ गया, वो नया लगाओ। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, एमसीबी लगाते हैं। तो एमसीबी क्या होगा, वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। करंट पास करता है तो क्या होता है, टेम्परेचर वहां पे आई स्क्वायर आर लॉस होगा। तो जैसे ही जहां पे भी आप रेजिस्टेंस रखोगे, करंट जैसे ही पास करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आई आर वोल्टेज ड्रॉप होगा और आई स्क्वायर आर का पावर लॉस होगा। तो यही आई स्क्वायर आर इंटू टी, कितना टाइम के लिए करंट पास कर रहा है उतना हीट प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम लोग एक टेम्परेचर सेंसिंग सेंसिबल एलिमेंट लगाते हैं, जैसे बाइमेटेलिक स्ट्रिप हो गया, बाइमेटेलिक स्ट्रिप समझ में आता है सबको, कि दो टाइप का मटेरियल रहेगा, दो टाइप का मटेरियल जिसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग है। तो जैसे टेम्परेचर आएगा क्या होगा, एक ज्यादा लंबा होगा, एक कम एक्सपांड होगा, तो वो बैंड हो जाएगा।
फिर से टेम्परेचर कम हो गया, वो अपनी जगह पे आ गया। तो एमसीबी उसी तरीके से फंक्शन करती है। करंट ज्यादा गया तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, हीट हुआ तो फिर वो ओपन सर्किट बनाएगा, और जैसे ही फिर से नॉर्मल हो गया या फिर आपने उसको रिसेट कर दिया तो वो फिर से अपनी जगह पे आ गया। क्लियर? लेकिन देखना, अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया तुरंत अगर आप एमसीबी गिरा है तुरंत उठाते हो तो वो उठेगा नहीं, वो फिर से गिर जाता है। इसका मतलब अभी भी टेम्परेचर हीट रिटेन्ड है उसके अंदर। एमसीबी, हाँ, बहुत ज्यादा हाई करंट गया तो फूट गया तो चेंज करो, और क्या करोगे, जलेगा, फूट जाएगा तो क्या कर सकते हैं उतना ज्यादा जला ही दिए। अभी आपका पकड़ लो, आपके आपका एमसी, ये क्या कहते हैं इसको, एमसीबी जो है वो 5 एम्पियर का एमसीबी लगा है और 16 एम्पियर जा रहा है, 32 एम्पियर जा रहा है, तो जलेगा। क्लियर? हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का अपना एक करंट लिमिट, वोल्टेज लिमिट होता है। वो लिमिट किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का करंट का लिमिट क्या होगा, वोल्टेज का लिमिट क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? डिवाइस पे डिपेंड करेगा, डेफिनेटली डिवाइस पे डिपेंड करेगा। किस चीज पे डिपेंड करेगा, कौन से पैरामीटर पे? मटेरियल, कौन सा मटेरियल? हाँ, वायर। अच्छा, रेजिस्टेंस, आसान। किसी भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का वोल्टेज लेवल क्या हो, मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा और मैक्सिमम करंट कितना होगा, किस पे डिपेंड करेगा? यार मैक्सिमम वोल्टेज, वोल्टेज डिपेंड करेगा उसके इंसुलेशन मटेरियल पे, इंसुलेशन पे डिपेंड करेगा वोल्टेज कितना होगा। इक्विपमेंट का, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कॉस्टिंग किस पे आता है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कॉस्टिंग उसके इंसुलेशन मटेरियल पे आता है। कितना हायर इंसुलेशन प्रोवाइड करते हो आप उसके अंदर, उसके हिसाब से दाम बढ़ता है उसका, वोल्टेज लेवल बढ़ता है फिर उसका। ठीक है? और करंट डिपेंड करता है कि आप कॉयल क्या यूज कर रहे हो। करंट पास करेगा किससे? कॉयल से पास करेगा। तो जो कॉयल या फिर एलिमेंट जो यूज कर रहे हो अंदर, जो मटेरियल यूज कर रहे हो, कॉपर यूज कर रहे हो, एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हो, जो भी, उसका साइज, उसका थिकनेस, उसके ऊपर डिपेंड करके कि वो कितना हीट, आई स्क्वायर आर लॉस कितना होगा, कितना गर्म होगा। जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा तो मटेरियल पिघल जाएगा, है कि नहीं? तो वो मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं अंदर में, और उसका थिकनेस क्या है, उसके रेजिस्टिविटी क्या है, और रेजिस्टेंस कितना है, तो उसके ऊपर बेस करके हम डिफाइन करेंगे कि भाई उसका करंट कितना होगा, मैक्सिमम करंट। और इंसुलेशन मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि उसमें वोल्टेज कितना तक वो बियर कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? तो रिले जो है हमने क्या देखा कि रिले दो टाइप के रिले बोल सकते हैं ऑन ब्रॉडर एस्पेक्ट, कि एक है ऑपरेशनल रिले जिसमें कोई सेटिंग वगैरह है नहीं। एग्जांपल क्या है? रिले कार्ड आता है जो हम पीएलसी के आउटपुट पे लगाते हैं। उस रिले कार्ड में कोई सेटिंग नहीं करना पड़ता है, वो एक सिंपल कॉन्टेक्टर की तरह ही काम करता है कि उसके कोयल में सप्लाई आया तो वो ऑन हो गया, एनसी क्लोज सर्किट बनाएगा, एनसी ओपन सर्किट बनाएगी, बस उतना ही काम है। लेकिन जो प्रोटेक्शन रिले होते हैं उसमें सेटिंग किया जाता है। तो रिले जब हमारे दिमाग में, हमसे जब कभी भी पूछा जाता है कि रिले, तो नॉर्मली दिमाग में यही रहता है कि प्रोटेक्शन रिले। अब प्रोटेक्शन रिले का एग्जांपल क्या है? सबसे पहले तो ओवरलोड रिले हम हर रोज यूज कर रहे हैं, हर एक मोटर में यूज कर रहे हैं ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले को ही थर्मल ओवरलोड रिले भी बोला जाता है। टेम्परेचर के बेसिस पे काम करता है, उसका डिजाइन है। ठीक है? तो थर्मल ओवरलोड रिले या ओवरलोड रिले। और किस टाइप का रिले हो सकता है? ओवर करंट रिले, ओवर वोल्टेज रिले, फ्रीक्वेंसी, डीएफडीटी, है ना? तो ये सारे रिलेज है हमारे। जितने भी प्रोटेक्शन है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन किसके थ्रू होता है? रिले के थ्रू होता है। पकड़ लो, मेरे पास 5 रिले हैं, R1, R2, R3, R4, R5, इस टाइप के 5 रिले हैं। और पांचों रिले हम क्यों यूज कर रहे हैं? कि अलग अलग प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। पकड़ लो, एक है मेरा ओवर करंट
एक है ओवर वोल्टेज, एक है आपका कुछ फ्रीक्वेंसी, इस टाइप का कुछ 5 रिले लगाया हुआ है। डीएफडीटी रिले है आपका, क्या कहते हैं इसको, नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले है, इस टाइप का रिले है। बहुत सारे रिले है, कुछ भी हो सकता है। अब 5 रिले है, मतलब 5 टाइप के फॉल्ट हम डिटेक्ट कर रहे हैं, है ना। डिफरेंट टाइप्स के फॉल्ट्स आएंगे तो एक एक रिले ऑपरेट होगा। एक ही रिले में तो सारा चीज नहीं हो सकता है, या फिर आजकल बहुत सारे ऐसे रिलेज बने हैं जिसमें एक ही रिले में सारा चीज डाल दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उसमें हम लोग बना सकते हैं, उसमें तो आता है। बट मैं नॉर्मल प्लेन रिलेज की बात कर रहा हूं, अलग अलग फॉल्ट के लिए अलग अलग रिले लगाया हुआ है। करेगा क्या ये रिले? ये रिले मेरे सर्किट को ओपन कर देगा, कोई भी एक फॉल्ट आता है तो सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? सर्किट ब्रेकर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सर्किट ब्रेकर्स लगाएंगे, कि भाई जैसे ही यहाँ पे कोई भी एक फॉल्ट आया, एंटायर सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाए। घर में भी हम सर्किट ब्रेकर लगाए छोटा सा, कि कहीं पे भी एक इक्विपमेंट पे प्रॉब्लम आया तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है, तो घर को ही आइसोलेट कर देता है, उस पूरे लाइन को आइसोलेट कर देता है ना। तो इंडस्ट्री में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्किट ब्रेकर्स लगा रहे हैं। पकड़ लो जनरेटर का मेन सर्किट ब्रेकर है, तो वो ओपन हो गया तो जनरेटर ही आउट हो गया। तो इस टाइप से अगर सर्किट ब्रेकर लगाते हो तो सर्किट ब्रेकर में क्या रहेगा? उसमें भी सेम चीज रहेगा, एक कॉइल रहेगा। हर एक इक्विपमेंट में देख रहे हो एक क्या है? कॉइल है, और बाकी कॉन्टेक्ट्स है। ये थोड़ा बड़ा साइज का होगा सर्किट ब्रेकर। उसके अंदर और क्या होगा? इसके अंदर आपका आर्क को डिमिनिश करने का सिस्टम रहेगा। जैसे हम लोग ईआर सर्किट ब्रेकर होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है ना, SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर में और एक चीज है, सर्किट ब्रेकर में क्या है कि इसका जो कॉन्टेक्ट है ना, जो मेक और ब्रेक करा रहा है इसको, ये सिंपल रिले की तरह नहीं ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इसको या तो एयर ब्लास्ट करा रहे हो इसके अंदर, या फिर वैक्यूम क्रिएट करके रखे हो, क्योंकि सर्किट ब्रेकर यूज कर रहे हैं हायर वोल्टेज हायर फ्रीक्वेंसी लाइन, हायर करंट लाइन पे। तो अगर हाई वोल्टेज लाइन है, बड़ा सर्किट ब्रेकर है, और वो जब ओपन होगा तो मिनिमम गैप ही रहेगा ना, इतना तो दूर जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है, इतना ही गैप होगा, टक करके खुलेगा। जैसे ये खुलेगा ना, यहाँ पे जो एयर है वो आयनाइज हो जाएगा इतना हाई वोल्टेज पे, और वो स्पार्क करेगा, और यहाँ पे क्या होगा? आपका रिटेंशन रह जाएगा, लाइन उस आयनाइजेशन के थ्रू करंट पास होता रहेगा, तो सर्किट ओपन नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे एयर ब्लास्ट कराते हैं। मतलब जैसे ही सर्किट ब्रेकर ओपन होगा उसी टाइम पे हवा आएगी, बहुत ज्यादा एयर आएगा, ताकि उस आर्क जो प्रोड्यूस हुआ उस आर्क को क्या कर दे? डिमिनिश कर दे। या फिर वैक्यूम क्रिएट करके रखोगे, जब वैक्यूम क्रिएट करके रखोगे तो वहां पे आयनाइज ही नहीं होगा कुछ भी, सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ तो करंट बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है बातें? तो और एक चीज ऐड हो गया, एक था हमारा कॉन्टेक्टर, एक है रिले, और एक है सर्किट ब्रेकर। तो तीनों का जब मैं फंक्शनिंग देख रहा हूं तो उस तीनों का फंक्शनिंग एक ही तरीके का हो रहा है। क्या है? उसमें एक कॉइल है और कुछ कॉन्टेक्ट्स है। कॉइल और कॉन्टेक्ट, कॉइल में सप्लाई आता है तो कॉन्टेक्ट ओपन या क्लोज करता है सर्किट को। समझ में आया बात है? अब बात है कि सर्किट ब्रेकर को ओपन या क्लोज करने से हमारा सिस्टम कनेक्ट हो रहा है या फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं बड़ा सिस्टम की बात कर रहा हूं। पकड़ लो आपका एक पावर प्लांट है, एक जनरेटर है, बड़ा सा जनरेटर है, और आप ग्रिड के साथ कनेक्टेड हो, या फिर आपका जनरेटर है और आपका जितना सारा मोटर से इक्विपमेंट से वो सारा उसी जनरेटर से सप्लाई जा रहा है, तो बस कनेक्टेड है ना, जिसको हम लोग PCC बोलते हैं,
याद है पीसीसी मतलब? पीसीसी का मतलब बहुत मारूंगा मुझे। पीसीसी मतलब पावर, पंप कंट्रोल, पैनल कंट्रोल सेंटर। तो उस पैनल कंट्रोल सेंटर से आपके सारे के सारे पैनल्स में सप्लाई जा रहा है ना, तो वहां पे अलग अलग बास बार्स रहेंगे, अलग अलग, क्योंकि एक ही साथ अगर सारे सर्किट ब्रेकर्स अलग अलग ब्रेकर्स लगाएंगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे, आर फेज, वाई फेज, डी फेज या फिर थ्री फेज सर्किट अलग अलग करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। बात यहाँ पे है कि ये सर्किट ब्रेकर ओपन होगा कोई भी एक फॉल्ट आने से। ये मेरे पास 5 रिले लगे हुए हैं, अब कनेक्शन कैसे देंगे? कैसे कनेक्शन दोगे? दो कि अल्टीमेट में बता रहा हूं, ये वाला मेरा सर्किट ब्रेकर है, तो सर्किट ब्रेकर कब कनेक्ट होगा, कब ओपन हो जाएगा? जब इसके कॉइल में या तो सप्लाई आएगा या फिर सप्लाई कट हो जाएगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, सप्लाई कट होने से सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा कि इसमें कंटिन्यूअसली मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रहना चाहिए, सप्लाई रहना चाहिए। अदरवाइज क्या हो सकता है, अदरवाइज क्या हो सकता है कि पकड़ लो, हमने ऐसा डिजाइन किया कि अगर इसमें करंट आएगा तो सर्किट ब्रेकर खुल जाएगा, और बीच में लाइन, इसका कॉइल ही डैमेज होके बैठा हुआ है, तो जिस दिन मेरा फॉल्ट आया उस दिन करंट ही पास नहीं हुआ इससे। तो इसीलिए कैसा बनाएंगे इसको कि इसमें से हमेशा करंट पास होना चाहिए। तो इसमें भी अगर कुछ फॉल्ट आता है तो करंट रुक जाएगा, तो सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा प्रॉब्लम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक स्कीम बनाओ, यहाँ पे 5 रिले है मेरा, वो 5 रिले में से किसी भी एक रिले में अगर प्रॉब्लम आता है तो ये सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाना चाहिए। बनाओ, कैसे बनाओगे? 5 रिले है, इन पांचों रिलेस में किसी एक में अगर कुछ एक प्रॉब्लम आता है, कुछ फॉल्ट डिटेक्ट करता है रिले, तो सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाना चाहिए। लगाओ, लगाओ, लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओ, लगा के दिखाओ मेरे को, कनेक्शन दिखाओ, ड्राइंग बनाओ। लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा पता नहीं है, सीरीज में लगाओ, पैरेलल में लगाओ, लगाओ। कुछ भी हो, R1, R2, R3, R4, R5, 5 रिलेज है। 5 रिले है, 5 टाइप के फॉल्ट आइडेंटिफाई कर रहा है, और एक मेन सर्किट ब्रेकर है। किसी भी एक रिले में प्रॉब्लम आता है तो सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है। ये प्रोटेक्शन इंटरलॉकिंग है। हम्म। सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। कल हम देखा है लास्ट में क्या मैसेज आया मेरे पास, अल्टीमेटली व्हाट आई हैव कमिटेड कि आज वेडनेसडे है, नेक्स्ट वेडनेसडे को इनका इंटरव्यू लो फिर से, और नेक्स्ट इंटरव्यू में सब लोग जाओगे, ठीक है? बाय लेना, प्रिपेयर। वो बोल रहा है 4-5, कम से कम 4-5 कैंडिडेट भेजिए फॉर ए बेटर इवैल्यूएशन। तो मैंने बात कर लिया, ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक हफ्ते में तुम लोगों को उतना तैयार करना है, मैंने बोला है कि जॉब रेडी करके देंगे, कि वो लोग जाके काम कर सकेगा उतना बना के देंगे। अब तुम लोगों को बेसिक ही नहीं आता है। मैं ना जाना, मैं जस्ट सेटा कोठा कुछ। ये 5 रिले है,
पांचों रिले में से किसी में भी कोई फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाना चाहिए। पांचों रिले जब रिसेट कंडीशन में रहेगा, ओके रहेगा, तब ये सर्किट ब्रेकर ऑन होना चाहिए। उतना ही मैंने कहा है। सर्किट ब्रेकर ऑन होने का मतलब क्या है कि इसमें से करंट पास हो। बनाओ। सुन नहीं हुआ किसी का? भाई सिंपल सी बात है, रिले पांच है, पांच रिले मतलब पांच क्या कॉयल, पांच रिले मतलब पांच तो कॉयल है। यही तो है। एक सर्किट ब्रेकर है, एक सर्किट ब्रेकर है मेरा। हमको क्या चाहिए कि ये पांचों रिले जब तक हेल्दी है, मतलब इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, तब तक मेरा सर्किट ब्रेकर क्लोज रहे। ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। जो भी कंडीशन है उस वो मेंटेन करे, है ना। सर्किट ब्रेकर ओपन भी रह सकता है। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? रिले में क्या होगा, इसका अपना एक एनओ एनसी कॉन्टेक्ट होगा, इसका 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 एनओ एनसी कॉन्टेक्ट होगा कि नहीं? हर एक रिले का अपना एनओ एनसी कॉन्टेक्ट है। हम लोग जो भी फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम है, जो फॉल्ट के लिए हम लगा रहे हैं, पकड़ लो ओवर करंट लगाना है तो सीटी से कनेक्ट करोगे, या फिर जैसा सिस्टम आप बनाते हो वोल्टेज को डिटेक्ट करना है पीटी से कनेक्ट करेंगे, तो वो सारा तो इसके रिले सर्किट में आएगा, रिले के कॉइल में आएगा। वो सारा अलग अलग से उसके कॉइल में आ रहा है, वहां से हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं उसको। और जो रिले का एनसी पॉइंट है, वो एनसी पॉइंट कैसे लगाएंगे? सीरीज में लगा देते हैं इसके साथ। तो यहां से कनेक्शन आएगा, इसके सीरीज में लगेगा। ठीक है, तो मेन जो कॉइल का जो सप्लाई है, सर्किट ब्रेकर का जो सप्लाई है, सर्किट ब्रेकर का कौन सा सप्लाई? ऑक्सिलरी सप्लाई, जो इसके कॉइल में आ रहा है। पकड़ लो, कुछ एक पुश बटन के थ्रू में ले रहा हूं कि सर्किट ब्रेकर क्लोज, तो सर्किट ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। ये अगर रिसेट कंडीशन में है तभी करंट फ्लो करना चाहिए इसमें। ये अगर रिसेट कंडीशन में है तभी करंट फ्लो करना चाहिए इसमें। ये अगर रिसेट कंडीशन में है तभी करंट फ्लो करना चाहिए इसमें। ये अगर रिसेट कंडीशन में है तभी करंट फ्लो करना चाहिए इसमें। और अगर सारे के सारे एनसी क्लोज है, नॉर्मल कंडीशन में है, तब जाके मेरा कॉइल में आना चाहिए। ऐसा एक स्कीम बना सकते हैं। तो कभी भी जो सर्किट ब्रेकर का सप्लाई है, वो सप्लाई उसको मिलता रहेगा जब तक ये सारे कॉइल में क्या है, रिसेट कंडीशन में सप्लाई नहीं है। तो मैंने क्या बताया था थोड़ा देर पहले कि रिले में या सर्किट ब्रेकर में ऐसा स्कीम रखना चाहिए कि इसमें करंट हमेशा से रहे, इसमें करंट हमेशा रहे, क्योंकि अगर कुछ फॉल्ट हो जाता है तो हमको पता चल जाए। अभी अगर ये स्कीम हम बनाएंगे ऐसा, तो दिक्कत क्या होगा, पकड़ लो ये रिले ये जो रिले है ना, इसके यहाँ पे टर्मिनल कट गया है, तो हमको तो पता नहीं चलेगा ये कट गया है, तब भी मेरा सर्किट ब्रेकर ओपन है। अब इसमें फॉल्ट आया तो ये कॉइल तो एनर्जाइज होगा नहीं फॉल्ट के कारण। तो हम इसको कैसे कर सकते थे? हम इसको एनओ पॉइंट से कनेक्ट कर सकते थे। सारे रिले का क्या कर देंगे, एनओ का कनेक्शन करते हैं, और इसमें कंटिन्यूअसली करंट का फ्लो रहे। रिले को ऐसे डिजाइन करेंगे कि इसमें करंट का फ्लो रहे, तो ये एनर्जाइज रहेगा। ये अगर एनर्जाइज रहेगा तो इसका एनओ जो है, एनओ पॉइंट
सर्किट को क्लोज करके रखेगा। तो अलग अलग रिले का अलग अलग सर्किट बनेगा और सारे रिले मिला के मेरा सर्किट ब्रेकर का सप्लाई जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो हमेशा ये याद रखो कि सर्किट ब्रेकर जो है, सर्किट ब्रेकर और रिले का अंतर क्या है, यही सारे सवाल होते हैं। सर्किट ब्रेकर और रिले का अंतर क्या है? सर्किट ब्रेकर एंटायर सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो रिले क्यों यूज करते हो? रिले डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। फॉल्ट को डिटेक्ट भी कर रहा है और प्रोटेक्ट भी कर रहा है। प्रोटेक्शन रिले जब बोलेंगे तो वो फॉल्ट को क्या करेगा? ये डिटेक्ट भी करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा। सर्किट ब्रेकर क्या कर रहा है? सर्किट ब्रेकर अपने से कुछ डिटेक्शन नहीं कर रहा है, उसमें सप्लाई आया तो उसने मेक किया, उसमें सप्लाई गया तो ये ब्रेक कर दिया, सर्किट को सिर्फ ओपन और क्लोज कर रहा है। और एक चीज होता है आइसोलेटर, ये सारे नाम हमको मिलते हैं। आइसोलेटर, कॉन्टेक्टर, रिले, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर। आइसोलेटर जो पूरा का पूरा एंटायर सर्किट को कभी भी मेंटेनेंस करना है तो आइसोलेट करके रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं आइसोलेटर। तो ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, मैनुअल आइसोलेटर से। क्लियर हो गया? आसान, तो दिमाग में पूरा बातें क्लियर रहे कि कौन सा क्या है। तो काम तो तब कर पाओगे जब आपको नौकरी मिलेगी, और नौकरी तब मिलेगी जब आप इंटरव्यू पास करोगे, और इंटरव्यू पास करोगे जब आप ये सारे सवालों का उत्तर दे सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या? क्यों नहीं करेगा? पकड़ लो, तुम्हारा ये सारे रिले जब आपका नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में ये सारे रिले का कॉइल जो है वो एनर्जाइज रहता है, उसमें सप्लाई है। ठीक है, सप्लाई है तो इसका जो एनो है वो क्या होगा? क्लोज सर्किट करेगा। जब सप्लाई आएगा तब क्लोज सर्किट होगा। ठीक है, पकड़ लो, इस रिले में कुछ फॉल्ट आ गया, इस रिले में कुछ फॉल्ट आ गया और इसका सप्लाई कट हो गया। कट होने से ये सर्किट ब्रेकर को ही ओपन करा देगा। तो चाहे फॉल्ट आए, जेन्युइन फॉल्ट हो या फिर रिले का फॉल्ट हो, दोनों ही सूरत में मेरा सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर एनसी साइड से लगा देते तो रिले का अगर फॉल्ट आता तो फिर हमको पता नहीं लगता क्या हो रहा है, करंट पास हो जाए। ठीक है, तो ये एक बात तो हमको क्लियर हो गई भाई कि रिले, सर्किट ब्रेकर, कॉन्टेक्टर, आइसोलेटर ये क्या चीज है। और क्या पूछा था कल तुमको? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, तो इसको भी पूछा है। एमसीबी, सो VFD इज यूज्ड फॉर स्पीड कंट्रोल, नो डाउट। तो एक बात आता है VFD। VFD क्या है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ड्राइव है। तो नॉर्मली कौन कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग VFD? मोटर का स्पीड कंट्रोल में यूज करते हैं। मोटर कौन सा मोटर? इंडक्शन मोटर। डीसी मोटर में तो जरूरत नहीं है। डीसी मोटर होगा तो VFD की जरूरत है
नहीं है, उसका तो स्पीड कंट्रोल आराम इजीली कर सकते हो। करंट को रेगुलेट करो, डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल करना मुश्किल है। तो इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल के लिए हमको लगाना पड़ता है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ड्राइव का जो सेटिंग होता है उसमें आप फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हो, कि पकड़ लो आपका ड्राइव मोटर जो है वो 5 चक्कर क्लॉकवाइज देगा, उसके बाद 2 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज देगा, ऐसा भी डिजाइन कर सकते हो। स्टीयरिंग करना है कि इधर से घुमाए फिर इधर से घुमाए, व्हीलिंग कराए, तो कर सकते हैं। तो कौन करेगा? VFD कर देगा। आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। अभी इस स्टेज में, आपका जो स्टेज है उसमें अगर कोई बोलता है कि VFD का प्रोग्रामिंग कर सकते हो क्या, तो बोलो कि सर VFD का नहीं कर सकते। हाँ, हमको पता है कि उसमें पैरामीटर, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर का लिस्ट होता है, तो जो जो सेटिंग चाहिए वो मैनुअल को देख के ही हम कर सकते हैं। हम मैनुअल हाथ में होगा तो हम क्या है, वो नंबर्स रहते हैं, बटन्स को दबाना है, उस बटन में जाना है, उसको सेटिंग कर देना है, वो कर सकते हो। लेकिन कौन सा सेटिंग क्या है वो आपको नहीं पता है, वो सीधा बोलोगे तब भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। BFD क्या है वो पता है हमको। हाँ, BFD का कनेक्शन कैसे करना है वो हम देखेंगे, सीख लेंगे। कनेक्शन कैसे करना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो एक्सटर्नल कनेक्शन है, प्रोग्रामिंग सेटिंग्स का नहीं बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल कनेक्शन, जैसे कि PLC के साथ क्या क्या सिग्नल्स आएंगे, PLC से क्या क्या सिग्नल आएंगे, नॉर्मल स्टार्टर से क्या क्या सिग्नल जाएंगे, BFD में कितने सिग्नल्स होते हैं, तो वो सारी बातें हम लोग देखेंगे, उसका सर्किटरी देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वेडनेसडे से पहले सिर्फ याद दिलाना मेरे को, छूटना नहीं चाहिए, वो हम कर लेंगे। दूसरी बात, प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की बातें जो होती, प्रोटोकॉल्स देखो, आज के दौर में सारा का सारा डिजिटल इक्विपमेंट्स है। कंप्यूटर बोलो, हमारा PLC बोलो, DCS बोलो, सब लोग डिजिटल इक्विपमेंट्स है। इनसे कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स चाहिए। प्रोटोकॉल मतलब क्या है? अभी आप CM से मिलने जाओगे तो वहां पे प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ेगा ना। आप ऐसे ही जाके नहीं पूछ सकते हो, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वहां से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब जाके मिलोगे। तो हर एक चीज का CM को अगर हम, आप बुलाते हो किसी एक फंक्शन में, तो उसका एक प्रोटोकॉल रहेगा कि CM साहब आ रहे हैं भाई, उनके साथ इतनी सारी गाड़ियां आएंगी, उसमें एम्बुलेंस भी रहेगा, ये रहेगा, तो एक प्रोटोकॉल है। सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा। तो वो सेम टाइप के प्रोटोकॉल्स यहाँ पे भी सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है। तो इसमें 9 लेयर की बातें आएंगी, और मेनली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीजें हैं। ना तो इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं प्रोटोकॉल्स, ना इंस्ट्रूमेंट वाले पढ़ते हैं, है ना। हम लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये कहाँ से है? कंप्यूटर साइंस। तो जो डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं वो भी तो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस है, डिजिटल कंट्रोल है। तो वो सारे के सारे यूजेस हम यहाँ पे करेंगे। इसमें जैसे मॉडबस, सबसे पहला जो नाम आता है कम्युनिकेशन PLC या इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन पे, वो होता है मॉडबस। पहले तो नाम जानो। मॉडबस प्रोटोकॉल, मॉडबस RTU, मॉडबस TCP/IP, इस टाइप की से प्रोटोकॉल्स होते हैं, मॉडबस बोला जाता है। दूसरा, प्रोफिबस। मॉडबस हो गया, प्रोफिबस हो गया। एक मिनट,